हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोगों ने तीसरे चैप्टर को पढ़ना शुरू किया है और ये तीसरा चैप्टर हमारा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता, जिसमें से इसे हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया है। एक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आवर्तिता के बारे में। तो क्लासिफिकेशन जो तत्वों का हुआ, उसी के क्रम में आज की चर्चा जो हम लोगों की होगी वो दीर्घाकार आवर्त सारणी की होगी, क्योंकि इसके पहले हम लोग मूल आवर्त सारणी की बात कर लिए हैं। मूल आवर्त सारणी में कमियां थी, दूर करते हुए संशोधित आवर्त सारणी की बात कर लिए हैं। संशोधित आवर्त सारणी में भी कमियां थी, उसको भी दूर किया गया था और उसके आधार पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। देखिए, तत्वों को बांटने के लिए दो नियम बनाया गया था, एक मूल आवर्त नियम और एक आधुनिक आवर्त नियम। मूल आवर्त नियम में क्या था, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को क्लासिफाइड किया गया था, जो कि गलत हो गया पूर्णतः। और आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को बांटा गया है। तो जो मूल आवर्त नियम था उसको जो कमियां थी दूर करते हुए जो आधुनिक आवर्त नियम लाया गया, तो आधुनिक आवर्त नियम में कहा गया कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखा गया, यानी उसके भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस बात की बात हुई थी आधुनिक आवर्त सारणी में। और उसी आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर एक संशोधित आवर्त सारणी लाई गई थी, उसमें भी कुछ कमियां थी, उसको दूर करते हुए आज की जो हमारी चर्चा होगी वो दीर्घाकार आवर्त सारणी की होगी। देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी को हम लोग चाहे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहें, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी कहें, चाहे परिवर्धित आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इस तरह से दो तीन नाम हैं और इसको बनाने के लिए जो है राग, वर्नर, बरी, मोजले, इन बहुत साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना योगदान दिया था और इन्होंने तत्वों के विन्यासों के वर्गीकरण के आधार को मान करके एक आवर्त सारणी बनाई थी, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इस दीर्घाकार आवर्त सारणी का लक्षण क्या है। आपके किताबों में अक्सर यही दीर्घाकार आवर्त सारणी ही मिलती है, क्योंकि दीर्घाकार आवर्त सारणी ही वर्तमान समय में प्रचलित है। इसे वर्तमान समय में यानी आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इस आवर्त सारणी को अगर हम देखें तो जैसे क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर कॉलम की बात हुई थी, तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ मिलेगा कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, ये दीर्घाकार आवर्त सारणी भी अलग अलग खंडों में बटा होगा, अलग अलग क्षैतिज पंक्तियों में होगा, अलग अलग ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में होगा। बाकी चीज़ें कॉमन हैं कि एक वर्ग या समूह में समान गुणधर्म वाले तत्वों को रखा गया, लेकिन कितने वर्ग और समूह इसमें बन रहे हैं, कितने आवर्त बन रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट करके। पहले पॉइंट में देखते हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, 7 हैं। और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या समूह बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है उन्हें। उसी तरह से इसमें टोटल जो है 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। इन 18 ऊर्ध्वाधर कॉलमों को वर्ग या श्रेणी के समूह के नाम से जाना जाता है। हाँ, क्षैतिज पंक्तियों को वहाँ पे समूह नहीं, उसको हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो 12 ऊर्ध्वाधर कॉलम है इन्हें वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं। अभी आपको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी दिखा दे रहे हैं, पूरा आपके सामने आ जाएगा, आपके बुक में भी है और आप पिछली कक्षा में भी इसको देख चुके हैं। तो दो महत्वपूर्ण लक्षण इसके, एक तो 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। क्षैतिज पंक्तियों के संबंध में जान लें कि जो पंक्तियां हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ऐसे 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। और जो ऐसे हम लोग खड़ी खड़ा जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम 18 टोटल हैं। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण लक्षण। अब आगे बढ़ते हैं। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें 4 खंड हैं। एक खंड को एस ब्लॉक, दूसरे खंड को पी, तीसरे को डी और फिर जो है एफ, यानी एस पी डी एफ 4 खंड में उसको डिवाइड किया गया है। एस पी डी एफ ब्लॉक में उसको बांट दिया गया है। अब चूंकि 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, 18 वर्ग हैं, तो इन 18 वर्ग को इसी 4 खंडों में यानी एस में, पी में, डी में और एफ में डिवाइड करना है, कितने कितने दिए गए हैं। तो इस आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक हैं इसमें 2 वर्ग दिया गया है, ठीक है। और जो इसमें पी ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग दिया गया है। और जो इसमें डी ब्लॉक हैं उसमें टोटल 10 वर्ग को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, टोटल अब आपके पास हो गए 10 यहाँ, 6 यहाँ, 10 6 16 और 2 18 हो गए। अब आप कह रहे होंगे साहब ये एफ ब्लॉक तब कहाँ बना। एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को रखा गया है, जो मुख्य आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है, जो कि इस आवर्त सारणी का दोष माना जाता है, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ रही है कि इस पूरे आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं,
मतलब इस तरह से ऐसे 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, मतलब इस तरह से ऐसे। और पूरी आवर्त सारणी को 4 खंडों में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और जो 18 वर्ग हैं उनको ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया उनके विभाजन के आधार पर, जिसमें से यस को 2 वर्ग दिया गया। कौन कौन से वर्ग दिए गए हम इसकी चर्चा आगे की टॉपिक में करेंगे, केवल अभी यहाँ जानना है 18 को कैसे दिया गया। तो यस को 2 दिया गया, पी को 6 दिया गया, डी को 10 दिया गया। तो यहाँ 6 2 8 10 18 हो गए आपके। अब बचता है एफ। तो एफ को इसी आवर्त सारणी जो मूल है उसके नीचे स्थान दिया गया है, यहीं पे एफ ब्लॉक हैं। इनमें जो है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को रखा गया है। तो इस तरह से ये इसके महत्वपूर्ण लक्षणों के क्रम में ये लक्षण है। अगले लक्षण की हम लोग बात करते हैं कि इस पूरे आवर्त सारणी में, जिसे हम दीर्घाकार का नाम दे रहे हैं या जिसे हम परिवर्धित आवर्त सारणी कर रहे हैं, इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इसमें कोई डाउट्स नहीं है, नो डाउट्स, क्योंकि इसके पहले जो आधुनिक आवर्त नियम है वो यही कहता है कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के ही आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अब देखते हैं बात, अगले लक्षण की चर्चा करते हैं। अगले लक्षण में क्या है, अब अगले में हम लोग देख रहे हैं कि इस आवर्त सारणी में हम लोग देख रहे हैं बाएं से दाएं की ओर चलने पर। अब बाएं से दाएं, जैसे यहाँ पे हैं 7 भाग में हमने कहा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे बाएं से दाएं मतलब यहाँ से इधर की ओर चलने पर, बाएं से दाएं की ओर चलने पर वर्गों को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित किया गया। कैसे किया देख रहे हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर यहाँ पे थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और 0। इसे हम शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, शून्य। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें हुई कि जब 1984 में जब IUPAC ने क्लासिफिकेशन किया, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था होती है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलती है और पूरे विश्व में जितने भी रसायनज्ञ होते हैं वो अपनी बातों को अपने हिसाब से रखते हैं। फिर IUPAC एक संस्था होती है कि जो उसको प्रूफ करती है, यदि उसने खारिज कर दिया तो वो मान्य नहीं है, और जो उसने कह दिया वही पूरे विश्व में मान्य हो जाता है। तो उस IUPAC ने जो है आवर्त सारणी में कुछ संशोधन किया और जो वर्ग थे उनको इस रूप में कर दिया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से टोटल 18 वर्ग में कर दिया। और अगले लक्षण की अगर हम लोग देखें तो पूरे आवर्त सारणी में एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जो चीज़ कॉमन चीज़ है। इसके पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि एक वर्ग या समूह में एक ही गुणधर्म वाले तत्वों को रखे गए हैं। ठीक है, ये आपका बना बनाया आवर्त सारणी है। अब इसके आधार पर भी हम लोग देख ले रहे हैं कि कैसे हम लोग तत्वों इसको क्लासिफाइड किए हैं। देख रहे हैं लक्षण, एक एक लक्षण की बात कर रहे हैं। पहले लक्षण में कहा गया कि 7 क्षैतिज पंक्तियां, देख रहे हैं ये 7 क्षैतिज पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम भी बनाए गए, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। फिर देख रहे हैं 4 ब्लॉक बनाए गए, चारों ब्लॉक में अलग अलग, आपने कहा यस ब्लॉक को 2, यहाँ दिखाई दे रहा है यस ब्लॉक, देखिए लिखा है यस ब्लॉक, ये 2 वर्ग दिए गए उसको ऐसे। फिर यहाँ पी ब्लॉक है, बिल्कुल सटे हुए नहीं, यहाँ पी ब्लॉक है और उसको 6 दिए गए, देखिए 13 14 15 16 17 और 18 मिला के 6 होते हैं, तो ये पी ब्लॉक है, यहाँ इसको दिए गए हैं टोटल। ठीक है, और फिर जो 10 बच रहे हैं शेष वो डी ब्लॉक के हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक यहाँ जो है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। टोटल 10 हैं इसमें, तो 10 2 12 और ये 6 हो गए 18, तो 18 को डिवाइड कर दिया गया। अब जो एफ ब्लॉक है वो बिल्कुल नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे एफ ब्लॉक है जिसमें जो है एक्टेनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को यहाँ स्थान दिया गया है। जब हम लोग इसके गुणों की बात, इसके दोष की चर्चा करेंगे तो वहाँ ये दोष सामने आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में भी कहीं न कहीं से कमियां थीं, और उस कमियों के आधार पर भी ये अभी तक भी क्लियर नहीं हो चुका कि क्यों, आखिर कारण क्या है कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को मूल आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो था वो दीर्घाकार आवर्त सारणी का लक्षण था, और दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है था, और दीर्घाकार आवर्त सारणी किस बेस पर बनाया गया उसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको देख लेंगे और फेयर कॉपी पे हम लोग इसको अगले टॉपिक पे बना लेंगे। इस तरह से यहाँ तत्वों को क्लासीफाइड किया गया है। अब तत्वों को क्लासीफाइड करने के बाद इसके बाद
हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग कहाँ होता है और फिर दूसरे आधार पर भी तत्वों का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।